Good morning, everyone. Good morning, and good morning. So, welcome back to your very own YouTube channel. This is your educator Deepika ma'am over here. और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ ही चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है. तो यार दीज क्लासेस ना ये एंड टाइम रिवीजन आपका कराती हैं, तो इसलिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा प्रोफाइल लिंक फॉलो नहीं किया है, वॉट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जाके इसको फॉलो करके आओ, क्योंकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस हम लोग लेते हैं उन स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा प्रोफाइल फॉलो करोगे. प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लो. और आप जो भी अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में देते हो ना, वो सारे के सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स अगर आप यहाँ पे हैट्स की फॉर्म में हमको दोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, प्लस हमारे पास ये सेव भी रहेंगे. तो जल्दी से जाके इस प्रोफाइल को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दिस इज योर एजुकेटर दीपिका ग्वालानी ओवर हियर. आई एम अ CS. I have also completed MBA, MCom and MA in economics. I had AIR in CS final. I am a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience. But these are just credentials. What relation I have with all of you? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. समझ रहे हो? जो रिलेशन तुम्हारा मेरा है ना बेटा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये डिग्री, ये नेम, ये सब चीजें तो यार जस्ट क्रेडेंशियल्स है. ओके, अगर इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाँ, क्लासेस के लिंक्स, जितने भी अपडेट्स हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन, PDF, सब चीजें तो आपको यही मिलती है. सारी की सारी चीजें तो आपको यही मिलती है. तो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही है वो चैनल जो आप लोगों को सारे अपडेट दे सकता है रिलेटेड विद एवरीथिंग, राइट? अनअकैडमी आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है, ठीक है? पहला सब्सक्रिप्शन है हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा सब्सक्रिप्शन है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? इसमें ना आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, एज वेल एज एक सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे. तो अगर आप किसी एक का नहीं भी अगर लाइक कर रहे हो या टीचिंग स्टाइल नहीं समझ आ रहा है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? आप घर बैठे अपने कंफर्ट से क्लासेस अटेंड कर सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको सारे के सारे कोर्सेज का. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे. रेगुलर डाउट सॉल्व होते हैं, आप कॉल करके भी डाउट सॉल्व करवा सकते हो इन लाइव क्लासेस. उसके बाद एग्जॉस्टिव कवरेज होता है पूरा सिलेबस का, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, भाई प्रैक्टिस टेस्ट तो बहुत सारे अवेलेबल है, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, मतलब 3-4 एजुकेटर मिलके एक बैच आपके सामने लेके आएंगे. ये सारे फीचर्स आपको प्लस में मिल जाएंगे. आइकॉनिक ना थोड़ा सा हायर वर्जन है. आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट के साथ 1-to-1 कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे प्लस के बेनिफिट्स तो आपको आइकॉनिक के अंदर भी मिल जाएंगे. प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल से है. 6 मंथ का प्राइस है आपका 1500 पर मंथ, 9 मंथ का प्राइस है आपका 1300 पर मंथ, 12 मंथ का प्राइस है आपका 1125 पर मंथ. एंड यस, इफ यू आर यूजिंग द कोड DEEPI ना, देन यू विल बी एबल टू गेट 10% ऑफ on all your Unacademy subscriptions, right? Iconic subscription क्या है बेटा? इसका प्राइस देखो, 3 मंथ का 3600 पर मंथ और 6 मंथ का 2550 पर मंथ, 9 मंथ का 2300 पर मंथ. अगेन DEEPI आपकी बहुत हेल्प कर पाएगा और आपको यहाँ पे 10% ऑफ दे देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अभी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है प्लस सब्सक्राइबर के लिए. वो क्या है कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो 6 मंथ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे. समझ रहे हो? 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 6 मंथ बिल्कुल फ्री और 10% ऑफ तो मिल ही रहा है. 10% ऑफ तो मिल ही रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है. ओके, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है कॉम्बैट. इस अनअकैडमी कॉम्बैट में कोई भी 11th क्लास का बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो वो फ्री पार्टिसिपेट कर सकता है, सिंपली DEEPI कोड लगा के. ठीक है, 30 क्वेश्चंस है, 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन भी चेक हो गई और आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लेने का मौका भी मिल जाएगा. जो टॉप 3 रैंकर्स हैं उनको हम 1 ईयर की स्कॉलरशिप दे रहे हैं. जो 4 to 10 रैंक वाले हैं उनको हम 75% स्कॉलरशिप दे रहे हैं. जो 11 to 50 है उनको 50% और 51 to 150 में 25%.
फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना ही लक ट्राई कर लो ना, अपनी एबिलिटी चेक कर लो। सेम बग्स बॉन्टी अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आपको वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन फाइल अ कंप्लेन और रिपोर्ट दैट कंटेंट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, बेटा अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हमारा देखो फेज बदला है ना, अब हमारा फेज बदला है। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए 1947 में, अब हमारी कंट्री प्लानिंग करने लगी कि अब हम क्या करें, ठीक है, अब हम क्या करें, राइट बच्चा पार्टी। तो देखो हमारी कंट्री की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। कौन सी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या बनाए, कैसे बनाए, लेबर या मशीन, किससे बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी और इनका सॉल्यूशन हमको निकालना था, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हमने सोचा चलो इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पहला हमारे पास था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा हमारे पास था सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा हमारे पास था मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। पहला कौन सा था बच्चा पार्टी? पहला था कैपिटलिस्ट, दूसरा था सोशलिस्ट और तीसरा हमारा था मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, अब समझना यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारी चीजें, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारी प्रॉब्लम्स प्राइवेट ओनर्स के हाथ में छोड़ दी जाती है। सब चीजें डिमांड सप्लाई की बेसिस पे होगी, प्राइवेट ओनर्स के बेसिस पर होगी कि जैसा वो चाहेंगे ना वैसा ही वो करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो जब सारी चीजें प्राइवेट ओनर करने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर सारी चीजें किसके हाथ में दे दी जाती है? गवर्नमेंट के हाथ में दे दी जाती है, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी की सारी चीजें हमारी होती है पब्लिक सेक्टर के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसके अंदर दोनों रोल प्ले करते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। कुछ डिसीजंस ऐसे, कुछ डिसीजंस वैसे, ऐसे लिए जाएंगे। कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ डिसीजंस प्राइवेट के हाथ में। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड में से उस टाइम पे इंडिया को लगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही बेटर है, इसीलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, ठीक है बेटा, राइट। अब अगर मैं इकोनॉमिक प्लानिंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि कंट्री की प्रायोरिटी को देखो, अभी कंट्री को किस चीज की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करो, राइट। इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। इसके आर्किटेक्ट जो थे ना वो थे पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस का नाम आपको याद रखना है। इकोनॉमिक प्लानिंग का सिस्टम इंडिया के अंदर स्टार्ट करने वाले यही लोग थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पहले आया 1948 में, फिर इसी का ही नया वर्जन आया 1956 में अमेंड होके। प्लानिंग कमीशन हमने बनाई 1950 के अंदर, जिसको 2015 के अंदर नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये भी आपको यहाँ पे लर्न करना है। प्राइम मिनिस्टर को प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, राइट बच्चा। तो चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर था। जो भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन बन जाएगा, ओके। प्लानिंग कमीशन कब बनी? 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया पता है? हमने 5 ईयर्स की प्लानिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया। प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1950 से लेके 1956 में। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1940 में। यहां से 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बेटा, लर्न कर लेना, ठीक है। यहां से 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, और एक होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान इज फॉर शॉर्ट टर्म, objectives of plan is for short term, ठीक है, and objectives of planning is for long term, ठीक है बेटा। objectives of plan हर 5 ईयर प्लान के साथ बदलेगा। अभी कंट्री को किस चीज की नीड है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे इंपॉर्टेंस दिखानी थी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान वाज एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमको दिखानी थी इंडस्ट्रियल पे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान वाज इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान
हर 5 ईयर प्लान के साथ क्या होता चला जाएगा, चेंज होता जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग मतलब गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान ये सेम रहेंगे, ठीक है, ये सेम रहेंगे बेटा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है बेटा, ये हमारे क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। ग्रोथ हो गया, इक्विटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, ये 4 चीजें आपकी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है। ग्रोथ का मतलब जीडीपी इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, सर्विसेज इंक्रीज करना। इक्विटी का मतलब रिच पुअर के बीच का गैप कम करना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, एज वेल एज दिमाग सोशल आउटलुक भी चेंज करना। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाना कि फॉरेन पे डिपेंडेंसी खत्म कर दे हम लोग, राइट। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, ठीक है बेटा। इक्विटी, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। ये देखो, एवरीवन गेट बेसिक नेसेसिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इंक्रीज कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज जीडीपी, ठीक है, एम्स टू मेक सेल्फ रिलायंस मतलब यहाँ पे आत्मनिर्भर। मॉडर्नाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल एज सोशल आउटलुक दोनों आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली प्रॉब्लम लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी बेटा, प्रोडक्टिविटी। तुम ब्रिटिशर्स के टाइम का पूरा अभी पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले, है ना, प्रोडक्टिविटी कम थी, है ना। अब पहले प्रॉब्लम तो देख ले तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। भाई प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग यहाँ पे एंगेज थे, राइट। फिर है डिपेंडेंसी रेनफॉल पे थी, इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सबसिस्टेंस फार्मिंग। भाई हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, फार्मर की सोच क्या थी, जितना बनाऊंगा खुद खाऊंगा, बस कुछ नहीं बेचना मार्केट में, जो बना रहा हूँ खुद के लिए बना रहा हूँ, खुद की फैमिली के लिए बना रहा हूँ, खुद ही खाऊंगा उसको। तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारी फार्मर की सोच थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। भाई हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं ना, तो ये हमारी क्या थी बेटा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म नहीं हो रहे थे, जमीन को लेके कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसके बाद हमारी जमींदारी सिस्टम वाली प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, राइट। अब प्लानिंग कर रहे हैं यार, सुधार रहे ना कंट्री को, तो प्लानिंग करेंगे तो सिचुएशन को सुधारना भी तो पड़ेगा ना, तो हम रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म में पहला रिफॉर्म क्या आया था बेटा, पहला रिफॉर्म आया एग्रीगेरियन रिफॉर्म। एग्रीगेरियन रिफॉर्म का मतलब क्या है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म का मतलब, एक सेकेंड, हाँ भाई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स देख रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लेके आए। पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है, उसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, राइट बच्चा पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास 2 चीजें आएंगी, एक था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा ओनरशिप राइट ऑफ टेनेंट्स, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है कि जितने भी जमींदार बीच में काम करे थे ना, गवर्नमेंट ने सबको किक आउट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला फार्मर डायरेक्टली हमसे डील करे, हम फार्मर को लैंड देते हैं, हम उनको जितना भी रेंट है हम डिसाइड करेंगे, ये इंटरमीडियरीज को हटाओ क्योंकि इंटरमीडियरीज फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ओके। ओनरशिप राइट फॉर टेनेंट्स, अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम फार्मर को ही ओनर बनाएंगे, फार्मर को डायरेक्टली लैंड का ओनर बनाया गया ताकि उसको भी क्या मिले, थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले, उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। फिर और था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब था पुटिंग दी मैक्सिमम लिमिट, एक बंदा अपने पास कितना लैंड रख सकता है, ठीक है, एक बंदा अपने पास कितना लैंड रख सकता है, उसको हम लोग लैंड सीलिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया एक पर्सन अपने पास इससे लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं रखेगा, ना होगा ज्यादा लैंड, ना करेगा दूसरों को एक्सप्लॉइट, सिंपल सी बात है ना बेटा, ना करेगा दूसरे को एक्सप्लॉइट, क्योंकि लैंड ज्यादा होता है ना तभी दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे देखो लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने बता दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली हम HYV सीड्स को यूज कर रहे थे ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स में मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, ठीक है, लेकिन लैंड रिफॉर्म ना सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर्स, ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने तो भाई नहीं माना, राइट, रेजिस्टेंस फ्रॉम रिच फार्मर्स
एब्सेंस ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिलो, ठीक है, लीगल डिफिकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से लैंड सीलिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया वो 2 फेजेस में आया, ठीक है, एक था फेज 1 और एक था फेज 2। फेज 1 आया 1960s टू 70s और ये आया 70s टू 80s, ठीक है। खारिफ सीजन में हमने इसको अडॉप्ट किया था। HYVP प्रोग्राम, HYVP मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन चला रहे थे। फेज 1 जो था वो इस टाइम पे था, फेज 2 जो था वो इस टाइम के ऊपर था। फेज 1 सिर्फ वीट और राइस के लिए आया था, ठीक है, लेकिन जो फेज 2 था ना वो सारी चीजों के लिए आया, मतलब बाकी की क्रॉप्स के लिए भी आया था। ओके बच्चा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब एकदम से इंक्रीज करना। थर्ड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया, 60s अप्रोक्स हमारा वो टाइम पीरियड चल रहा था। इससे बेनिफिट क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, हमारे पास मार्केटेड सरप्लस आ गया, हम मार्केट में सेल कर पा रहे थे। पहले तो फार्मर क्या करता था पता है, उसके पास इतना बचता ही नहीं था कि वो मार्केट में सेल करे। अब बच रहा है तो सेल कर रहा है ना बेटा, अब उसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस बच रहा है, तो जब एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो मार्केट में सेल भी कर रहा है। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है ना बेटा, वो गवर्नमेंट यहाँ पे बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रही है, समझ रहे हो, हमारी गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्या कर पा रही है बेटा, मेंटेन कर पा रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है। बफर स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो कि गवर्नमेंट अपने पास रखती है और वो जब भी नेचुरल कैलामिटी वगैरह आती है या राशन शॉप्स में चलाना होता है वहां पे स्टॉक को यूज करती है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जब प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया तो ये सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिले। अब ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में रिस्क भी थी। क्या रिस्क थी बेटा, पेस्ट अटैक, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो हम सीड्स यूज कर रहे थे ना HYV वाले, उसमें ना पेस्ट अटैक बहुत जल्दी लगता था। और अभी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा ना रिच फार्मर्स को ज्यादा हुआ है, स्मॉल फार्मर तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। स्मॉल फार्मर के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो HYV सीड्स खरीद सके, तो अभी भी फायदा सारा का सारा कौन ले जा रहा था, रिच। इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही थी इसलिए, राइट। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स 2 पार्ट्स में, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म में 3 चीजें आई, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग और डायरेक्टली फार्मर्स को ओनर बना देना, ठीक है। और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन में टेक्निकल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको, 60s टू 70s फर्स्ट फेज, 70s टू 80s सेकेंड फेज, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, आगे समझ में। अब सब्सिडीज की बात करते हैं। भाई सब्सिडीज ना गवर्नमेंट दे रही थी, क्यों दे रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि बेचारे स्मॉल फार्मर्स है ना, वो स्मॉल फार्मर्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों को, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो इनको सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, ताकि ये लोग भी क्या कर सके, ये लोग भी इसको एक्सेप्ट कर सके। अब भाई इस पे अच्छा खासा डिबेट हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, अब ना इस पे अच्छा खासा डिबेट हो गया। कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे ना बेटा वो तो हमारे थे फेवर में, और कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो थे अगेंस्ट में। जो फेवर में थे ना वो क्या बोल रहे थे पता है, जो फेवर में थे वो बोल रहे थे कि यार फार्मिंग बहुत रिस्की बिजनेस है, बेचारा फार्मर कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा, तो इसलिए हम उसको क्या दे देते हैं, हम सब्सिडीज दे देते हैं, ठीक है। जो भी इनपुट्स खरीदने थे वो फार्मर को दे रही थी हमारी बेचारी गवर्नमेंट, क्योंकि कहाँ से लाएगा यार फार्मर, और इतना रिस्की है, और रिच और पुअर के बीच का अगर गैप कम करना है तो आपको सब्सिडीज देनी पड़ेगी। ये फेवर वाले लोग थे, ठीक है, ये हमारे क्या थे बेटा, फेवर वाले लोग थे। आई के बाद समझ में, राइट। अब अगेंस्ट वाले लोग क्या बोल रहे थे, भाई अगेंस्ट वाले लोग बोल रहे थे कि तुमने ये दिया, तुमने सब्सिडीज दी ताकि वो एक्सेप्ट कर सके। अब एक्सेप्ट कर लिया, अब एक्सेप्ट कर लिया ना फार्मर ने, हटा दो सब्सिडीज। जब एक्सेप्ट कर लिया तो हटा दो सब्सिडीज, तो जब पर्पस खत्म हो गया तो सब्सिडीज हटा दो ना। और ये क्या बोले थे इकोनॉमिस्ट की, भाई ये सब्सिडीज ना गवर्नमेंट पे बर्डन है, गवर्नमेंट पे बर्डन है, और ये सब्सिडीज ना मेजरली HYV इंडस्ट्री जो सीड्स है ना वो बनाने वाली इंडस्ट्रीज को बेनिफिट कर रही है, फार्मर को बेनिफिट नहीं कर रही है। तो ये जो बेनिफिट जा रहा है ना वो सारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पास जा रहा है, बेचारे फार्मर तो वही रिच और मिडिल वाला जो गैप है पुअर वाला वो चल ही रहा है। तो ये डिबेट अच्छा खासा छिड़ा हुआ था, अपने अपने व्यूज सबने दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई 5 ईयर प्लान्स में ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और देना बनता भी है। क्यों बनता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स जो है हमारे वो कंट्री की ग्रोथ को देख रहे हैं।
कोई भी कंट्री बिना इंडस्ट्रीज के ग्रो कर ही नहीं सकती, कितनी ही कोशिश कर लो, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी कंट्री बिना इंडस्ट्रीज के ग्रो नहीं कर सकती। तो जो 5 ईयर प्लान थे ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा ना तो कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी वगैरह भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी, राइट बच्चा। अब इसमें ना मेजर रोल किसको दिया गया पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का? पब्लिक सेक्टर को। उसके पीछे एक रीजन था, कोई कारण था, क्या क्यों दिया गया पता है? अगर मैं तुमसे पूछूं क्यों दिया गया, तो दीज आर दी रीजंस कि क्यों दिया गया। पब्लिक सेक्टर को देने के पीछे रीजन था कि लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। भाई उस टाइम पे कंट्री को ना बढ़ाना था, आगे बढ़ाना था, सोशल वेलफेयर करना था, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने थे, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा ना, उनको क्या प्रॉफिट है, वो क्यों बढ़ाएंगे कंट्री को, बताओ। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। दूसरा सोशल वेलफेयर, बेटा प्राइवेट सेक्टर करेगा तो प्रॉफिट मोटिव के साथ करेगा, उस टाइम पे हमको करना था सोशल वेलफेयर, जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर के पास इतने फंड्स थे ही नहीं उस टाइम पे, अभी तो ब्रिटिशर्स निकले कंट्री को छोड़ के पूरी तबाही मचा के, कहां से पैसा लाएंगे, इतना पैसा तो उनके पास नहीं था ना, तो कोई कैपिटल उनके पास थी ही नहीं, तो इसीलिए भी हमने पब्लिक सेक्टर को ही रोल दिया। और दूसरा हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है बेटा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स रीजंस है कि हमने पब्लिक सेक्टर को क्यों मेजर रोल दिया था, व्हाई पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द लीडिंग रोल। अगर ये पूछ लिया जाए तो दीज आर दी रीजंस, ठीक है। ओके, अब क्लासिफिकेशन किया गया, देखो एक रिजोल्यूशन आया था, मैं तुमको पहले रिजोल्यूशन के बारे में बताती हूँ। हाँ, एक आया था रिजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारी चीजें थी। इसमें सबसे पहले इन्होंने कैटेगराइजेशन किया, ये क्लासिफिकेशन वहीं से आया है, आईपीआर 1956 ने ही ये क्लासिफिकेशन दिया है कि इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दो, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज आएंगी और ये बिल्कुल स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय क्या होगा, ओन्ड बाय स्टेट होगा। स्टेट का मतलब क्या होता है पता है? स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट। तो शेड्यूल ए कंप्राइजेस ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। शेड्यूल बी जो है, शेड्यूल बी के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? कंप्राइजेस ऑफ 12 इंडस्ट्रीज, जो कि बनाएगा तो पब्लिक सेक्टर ही, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ कुछ रोल दिया जा सकता है। शेड्यूल सी में कोई नंबर फिक्स नहीं था, लेकिन शेड्यूल सी की सारी इंडस्ट्रीज जो बची हुई है वो प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्रीज मान के खोल सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इट इज ओनली फॉर, ओनली एंड ओनली फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने किया प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर जब मर्जी चाहे कहीं पर भी इंडस्ट्री खोल के बैठ जाएगा ऐसे, तो उनको कंट्रोल करना जरूरी था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सिस्टम निकाला। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में कोई भी न्यू इंडस्ट्री अगर आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी न्यू इंडस्ट्री अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब अभी आप बेकरी बिजनेस में थे, अब आप सोप शैम्पू इसमें जा रहे हो, तो डाइवर्सिफिकेशन है, आपको नया लाइसेंस लेना है, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, अगेन आपको लाइसेंस लेना है। इस लाइसेंसिंग के पीछे रीजन क्या था पता है? इस लाइसेंसिंग के पीछे रीजन था कि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर अननेसेसरी हर जगह अपना सब कुछ फैला के ना बैठ जाए, उनको कंट्रोल करना है तो लाइसेंसिंग जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको 1955 में हम लोगों ने डेवलप किया, कार्ब कमेटी ने इनकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किसने किया बच्चा? 1955 में कार्ब कमेटी ने
ये वाला दिया कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ना और कंट्री को ग्रो करना है तो एग्रीकल्चर से लोगों को हटाओ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डालो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करेगी और इन इंडस्ट्रीज को आपको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कंपीट नहीं कर सकती। अगर कंपीट नहीं कर सकती तो आप इनको प्रोटेक्शन दो। प्रोटेक्शन कैसे दोगे? रिजर्वेशन करो इनका, ठीक है, वेरियस कंसेशंस दो इन लोगों को। तो ये चीजें हुई और ये चीजें हमने की भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्टर है वो है फॉरेन ट्रेड। अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रेड की, पहले सब ब्रिटिशर्स के साथ होता था, लेकिन अब हमारे पास हमारी कंट्री फ्री थी ना, तो हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट की। उस पॉलिसी का नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। बेटा सिंपली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप जितना हो सके इंपोर्ट को कम से कम करो और किस पे फोकस करो पता है? आप खुद प्रोडक्शन करो उसका। इससे क्या होगा? आपकी फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो थी वो बोलती थी कि आप ना एक तो बाहर से मंगवाना बंद कर दोगे, खुद भी आगे बढ़ोगे तो सेल्फ रिलायंस भी आएगा, आपकी फॉरेन एक्सचेंज भी बच जाएगी, क्योंकि अब इंपोर्ट नहीं करोगे ना। अब आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट आपका बिल्कुल बंद हो गया। अब बेटा कंट्री तो हमारी है ना, इंडियन से हम लोग ऐसे थोड़ी मानेंगे। अगर गवर्नमेंट तुमको बोल दे कि भाई इंपोर्ट नहीं करना, मान जाओगे? नहीं मानोगे। तो इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लगाया दिमाग, ठीक है। गवर्नमेंट ने किया टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। टैरिफ बैरियर्स के अंदर गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स, नॉन टैरिफ बैरियर को हमको कोटास के नाम से दे दिया, ठीक है। कोटास क्या बोल रहा है? फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, कि एक प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं मंगा सकता बाहर से। ये तो था कोटास, ये नॉन टैरिफ बैरियर है। कोटास को आप नॉन टैरिफ बैरियर भी बोल सकते हो, ठीक है, कि हमने इंपोर्ट को कम करने के लिए कोटास लगा दिए, ठीक है। टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। अगर कोई कमोडिटी 10 रुपए की है, गवर्नमेंट इसके ऊपर 250% लगाएगी टैक्स, मतलब 10 रुपए की चीज आपको पड़ेगी 260 रुपए में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तुमको ऐसे तो मना नहीं पा रही। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हमारे प्यारे देशवासियों, तुम इंपोर्ट मत करना, पर देशवासी तो हमारे मानने से रहे, तो गवर्नमेंट कुछ तो तरीका अपनाएगी ना। तो गवर्नमेंट लगा रही थी टैक्सेस इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, और इतना इतना टैक्स लगा रही थी कि ऑटोमेटिकली लोग बंद कर दिए उसको लगाना, ठीक है। हैवी ड्यूटी लगा रही थी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या हो गए? डिस्करेज हो गए, एक्सपेंसिव हो गए बाहर वाले गुड्स, ठीक है बेटा। आगे के समझ में? ये हमारा हो गया सेकेंड चैप्टर। ओके, सो अनअकैडमी इज ऑफरिंग यू अ डबल धमाका वीक ऑफर। इसमें आपको पता है अनअकैडमी का एक ऐप में एक फीचर आता है, आस्क अ डाउट फीचर। अगर आप उस आस्क अ डाउट फीचर पे जाके एक डाउट पूछते हो ना, तो आपको लकी ड्रॉ में से एक सरप्राइज बॉक्स जीतने का मौका मिल सकता है। और वही आप 10 डेज का 10 डाउट्स अगर पूछ लेते हो ना, तो आपको 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो दिस इज वेरी गुड ऑफर भाई। प्लस सब्सक्रिप्शन जो पेड होता है ना, वो फ्री में मिल रहा है और डबल बेनिफिट है, डाउट्स भी सॉल्व हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। सिंपल है। कैसे डाउट पूछोगे पता है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करो, आस्क डाउट फीचर पे जाओ, वहां पे जाके आस्क डाउट फीचर पे जाके अपने डाउट का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो। अपलोड क्रॉप वगैरह करना हो तो क्रॉप कर लेना, और वहां पे सब्जेक्ट चूज कर लेना। आपको वीडियो की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, वो भी टॉप एजुकेटर्स आंसर देंगे। तो DEEPI कोड यूज करो और अपने सारे डाउट्स पूछ लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। क्लास 11th के टर्म 2 आ गए भाई, अब तो उनके तो टर्म 1 हो गए ना। तो क्लास 11th के टर्म 1 के बैचेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। सो अभी तक अगर आपके जूनियर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो उनको बोल दो कि जल्दी से सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर ले। DEEPI कोड लगाएंगे, 10% ऑफ मिल जाएगा। साथ में मेरा साथ तो है ही यार, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अ कोड यार, इट इज अ फीलिंग। जल्दी जाके बताओ उनको। क्लास 12th के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं, टर्म 1 का रिवीजन कोर्स चल रहा है हमारा, एनरोल कर लेना उसके अंदर। और जिनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना, वो भी एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी जाके अपना सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लो।
12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो 6 मंथ का फ्री भी मिलेगा, 10% ऑफ भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजें डबल धमाका मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, राइट। फ्री स्पेशल क्लासेस आर रियली वेरी स्पेशल। एक तो ये फ्री है इसीलिए इसका नाम स्पेशल क्लासेस है, ठीक है। सिंपली आपको एक लिंक देते हैं हम लोग, जो भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो ना, वो जब भी कोई क्लास शेड्यूल करेगा या स्टार्ट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि आप हमसे क्या कर सकते हो, रियल टाइम इंटरैक्शन कर सकते हो। अपने डाउट्स का फोटो क्लिक करके चलती क्लास में भेज सकते हो, आस्क अ डाउट फीचर में। पोल क्वेश्चंस जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके आंसर्स आप दे सकते हो, और अगर आपकी रैंकिंग आए तो लीडर बोर्ड पे भी अपने आप को देख सकते हो। तो ये सारी चीजें भाई, फोटो वोटो भी आती है यहाँ पे, तो जो भी आपकी डीपी होती है ना वो भी दिख जाती है। तो भाई बहुत ही अच्छी चीजें, फ्री है, बेसिक इज फ्री, right? So this is your educator signing off from here. I hope this class was useful for all of you. Thank you everyone. Have a nice day. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon and like share करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. Till then, stay tuned. Bye bye.